तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौरिया। आज एक खास शख्स आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर पर देख रहे थे और ये अशोकनगर जिले में यादव समाज के जितने भी लोग हैं उनके जगह है जो राजस्थान से आए हैं। इनका क्या काम होता है और किस तरह की चीजें करते हैं ये जानने में आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े। तो कहाँ से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, क्या कुछ नाम जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है है? और मेरे पिताजी का नाम करण सिंह जी है। और हम लोग मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में टोंक जिला है। गांव हमारा दाखिया है, पुश्तैनी गांव दाखिया है। अब हम लोग हमारा रेजिडेंस टोंक में ही है, बसे हुए टोंक में ही है। और मेरे परिवार के 35 से 40 45 जो भी घर हैं वो सब यदुवंश की पोथियों का कार्य करते हैं। ये आप साथ में रखे हैं थोड़ा सा, हम्म, ये पोथी होती है हाँ हाँ हाँ, ये हमारे पास पोथी होती है। और इसको हम हम, अगर अपनी भाषा में कहें तो आप यादवों की जगह हाँ हाँ हाँ, है ना? ये इसको क्या है कि कागजों का पुलंदा होने की वजह से पोथी कहते हैं। बाकी इसको कुल ग्रंथ कहते हैं, ये कुल ग्रंथ है। कुल हाँ हाँ, क्योंकि इसमें कुल लिखा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें चलिए इसके बारे में भी आप जानते रहेंगे। जी मगर पहला जो सवाल मेरा आपसे यही है कि यादवों के तो बहुत सारे कुल और गोत्र अलग अलग तरह के होते हैं जी और उनको लेकर कई सारी भ्रांतियां भी हैं। जी तो चूंकि आप इस समय से लगभग लंबा काम कर रहे हैं, तो अगर ये पोथी आपके पास है और आपके पूर्वज लंबे समय से काम करते रहे, जी। तो लिखित रिकॉर्ड कितने वर्ष पुराना है? हमारे पास लिखित रिकॉर्ड जो है तो अभी जो इस पोथी में है मेरे पास में कुल ग्रंथ में जो लिखा है, ये 1500 साल का लेखन मेरे पास इसमें। 1500 साल? हाँ हाँ, मतलब ये तो 505 से, हाँ अभी सम्मत 2083 चल रही है। और 505 से 2083 तक का ट्रू कट पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड ये मान है। कह लीजिए सन 500 से, मतलब ये तो हम जो कहें तो मुगलों के और आने के 500 वर्ष पहले से भी की बात हाँ हाँ हाँ, मुगलों से भी करीबन 700 साल पहले से। है। तो ये तो हो गया लिखित में। जी मगर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण के ही सबसे सफल वो है। हाँ, तो, यदुवंश जो तो है वहां तक फिर इनको आप कैसे देख पाते हैं? वो भगवान कृष्ण तक सारे के सारे जो है वो कैसे वो यूं है कि कुछ जैसे हमें मुख्य जबानी याद है। और ये जो मेरे पास ग्रंथ है, इसके अलावा एक पुराना ग्रंथ और है, और बाकी का रिकॉर्ड बीच में उसका तो जरूरत पड़ती है तो हम उसको भी लेकर के आते हैं। तो आप जो बता रहे हैं, तो आपके जितने भी लोग पूरे परिवार के लोग काम करते हैं, जी, वो कितने गोत्रों पर काम कर रहे हम 64 यदुवंश की 64 गोत्रों का विस्तार है हमारे पास में। और 64 गोत्रों से फिर उपगोत्र निकली। हैं? वो कितने हैं? जैसे पिता की जो गोत्र थी, और फिर पिता के अगर जैसे 6 लड़के होते हैं तो उनके नाम से गोत्रों का नाम विस्तार हुआ। अच्छा, कुछ कुछ जगह है। हाँ हाँ, कुछ कुछ जगह ऐसे हुआ है, जैसे कहीं किसी गोत्र से 6 गोत्र निकली है, किसी गोत्र से 3 गोत्र निकली है, किसी गोत्र से 2 गोत्र निकली है। मतलब मूलतः वही रहते हैं पर उपगोत्र बना लिया। उपगोत्र बन गया। अब अपन अगर उपगोत्र को देखें तो करीबन 200 सवा 200 के आसपास। मतलब टोटल अभी तक। हाँ, टोटल गोते हैं तो 200 सवा 200 तो से। अभी जैसे भगवान कृष्ण के भी कई सारे संतानें थे, है ना? हम्म। उनके अलग अलग तरह। तो अगर आप जिन लोगों के लिए काम करते हैं, जी, वो भगवान कृष्ण के किस वंशज से या पुत्र से या प्रपुत्र के साथ में आप रिलेट करते हैं? ये जो वंश निकला हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, इसको नंदवंश कहा जाता है। तो नंदवंश तो यूं है कि कृष्ण नंद जी के यहाँ पर बाबा नंद के घर पे ही उनका बचपना गुजरा था, वहीं वो जवान हुए थे। और अपनी जो अपना नाम था उन्होंने बाबा नंद के साथ ही जोड़ा। तो नंदवंश का विस्तार कृष्ण कृष्ण भगवान, अब कृष्ण का भगवान का विस्तार देखते हैं तो देवमिंड के लड़के थे वसुदेव जी। वसुदेव जी के श्री कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान के लड़के प्रद्युमन थे। प्रद्युमन जी के लड़के अनिरुद्ध भगवान थे। अनिरुद्ध भगवान के बैजनाथ से, उस वंश से ये लोग तो विस्तार। वहां से फिर ये सभी आपके 64 जो गोत्र आप बता रहे हैं वो सब है। जी जी जी। तो ये जो आए, जैसे अशोकनगर की आप बात करें, जिले नगर आते, तो यहाँ के जो यादव हैं बड़ी संख्या में, अशोकनगर में बहुलता के रूप में, हम्म। अगर अशोकनगर की तुरंत बात से आप चले जाए तो नगर से लगा लीजिए, दस जगह का पूरा सुतराई माहौल, ये बड़ा बैठ हाँ, एक बड़ा क्षेत्र है बड़ा ये। क्षेत्र है। तो आप ही के परिवार के लोग उनकी पूरी जन्मपत्तियां बनाते हैं, जगह बताते हाँ हाँ, ये जो जो 64 गोत्र में जो यादव हैं, अभी सवा 200 गोत्रों के, इन्हों में तो हमारा वंश ही है। हैं। कितने लोग, कितने गोत्र होंगे अशोकनगर जिले में? अशोक नगर में तो यूं मान देखिए कि अब अपन कोई निश्चित नहीं कह सकते। अच्छा, आप पर्टिकुलर कौन कौन से गोत्र हो, आपको याद है कौन कौन से हाँ 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 हाँ, कितने गोत्रों पे आपका नाम पर्टिकुलर में मेरे पास 9 गोत्र हैं। कौन कौन से? बाकी क्या है, हमारे पिताजी के दादा बड़े ताऊ के अच्छा, जो वो बट गए बंटवारा थे। हुआ, तो फिर कुछ गोत्र 8 से 9 गोत्र उनके चली गई। और मुख्यतः मेरे पास 9 गोत्र है। कौन कौन से? मेरे पास में
करेले गोत्र है, डामर है, रोहनिया गोत्र है, और बगद है, सेरा है, महिला है, मोहनिया गोत्र है, अगरिया गोत्र है, और सुनैया गोत्र। ये यादवों की गोत्र है जिनकी आप पोती बनाते हैं, है जी ना? जी। अच्छा, इनमें से भी हम देखते हैं कि ठिकाने रहते थे और रहते थे, कुछ स्पेशल गांव या उनकी जगह के नाम से जानते थे, हम्म बाद में भले माइग्रेट हुए। हम्म। तो इनके कौन कौन से कुछ गांव याद है जिनमें ये सब नॉइज गोत्र आते हैं? हाँ हाँ, तो एक साथ ही जना दीजिए जैसे और अशोकनगर जिले में ही अपने करेले हैं, करेले गोत्र है, मुख्यतः पिपरई क्षेत्र इनका। पिपरई इन्होंने क्या है कि पूर्व में पिपरई पे राज किया था, अपना क्षेत्र जमाया था, और पिपरई से ही फिर इनका विस्तार जमा है। जैसे पिपरई से निकले हुए जो गांव हैं, वो खेरा बान है, राती खेरा है, जलालपुर है, थिगली है, चिरवास है, खोरावरी है, तो ये फिर अलग अलग गाँव में इनका अच्छा, विस्तार। ऐसे ही 9 गोत्रों के पहले एक-एक ठिकाने बने होंगे, पर उनने वो अपना विस्तार किया, हाँ 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 हाँ। ऐसे। जैसे रोनिया गोत्र है, तो रोनिया गोत्र मथुरा से इधर राजा एमपी में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने अपना मुकाम पीलीघटा पे डाला। तो आज पीलीघटा से उनकी शुरुआत होती है, फिर पीलीघटाओं से 6 भाइयों का वंश निकला, पीलीघटा से 6 का वंश निकलता है। तो एक का वंश अटारी का खेदरा चला जाता है, एक कुमरिया ही जाकर के बैठता है, एक रामपुरा चला जाते हैं, एक मोहरी चले जाते हैं, एक भैया का वंश हतैया खेड़ा चला जाता है, एक भैया का वंश पडरिया चला जाता है। इस प्रकार से 6 भैयाओं अच्छा, का वंश। आपको नॉइज़ जो बनते हैं, उनके सारे लोगों के ऐसी कंठस्थ याद है जैसे अभी बता रहे हाँ हाँ, कुछ याद है, कुछ पोथी का सहारा लेना पड़ता है। अब इस हैं? जो अच्छा, पोथी का आप जो बता रहे हैं, जैसे आप बता दीजिए, इस पोथी में लिखते क्या-क्या है? क्या-क्या मेंशन किया है? इसमें इसमें ये लिखते हैं कि एक तो कहाँ से आए और कहाँ आकर के इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। एक चीज तो मुख्य ये है कि जैसे कोई गांव है, अपने अपने यहाँ जहाँ बैठे हैं, अपना अशोक नगर है, कोई अशोक नगर से निकल करके और मुंगावली चला जाता है। अब वो मुंगावली कौन गया, उसने वह मुकाम किस कौन सन सम्मत में बनाया, और उनका नाम क्या था, तो एक तो वो मुकाम लिखा जाता है। या कहीं जाकर के कोई जमीन खरीद करके नया चक बसा लेता है, वो लिखा जाता है, एक तो वो लिखा जाता है। दूसरा इसमें लिखा जाता है वंश, कि बच्चा हुआ तो बेटे का नाम, फिर बेटे की शादी कहाँ हुई, फिर बेटे का क्या नाम हुआ, और बच्ची हुई तो बच्ची का नाम, बच्ची की शादी कहाँ पर हुई, उसको कौन गांव में ब्याह गया, एक ये लिखा जाता है वंश। फिर उपलब्धियां लिखी जाती है, कि जैसे कि किसी ने पद ग्रहण किया, कोई विधायक का विस्तार होता है तो विधायक बनते हैं, तो विधायक का पद है, कोई जिला अध्यक्ष बनते हैं, कोई जनपद अध्यक्ष बनते हैं, कोई सरपंच बनते हैं, या जैसे कोई सर्विस में जाते हैं, कोई दरोगा का पोस्ट ले लिया, किसी ने थानेदार हो गए, कोई तहसीलदार हो गए, किसी ने टीचर की पोस्ट ले ली। तो वो जीवन की उपलब्धियां, वंश जीवन की उपलब्धियां, और एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रेजिडेंस बनाना। अच्छा, अभी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी एक गाँव में रह रहा है, कोई आपको, हम्म। अगर वो ये जानना चाहे कि 200 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले वो कहाँ से आए, तो वो आपकी हाँ पोथी हाँ में हाँ, मिल वो जाएगा। हमें पोथी के हिसाब से मिल जाएगा कि वो आज के, जैसे मान 2083 चल रही है, समझ 2083, अब वो ये पूछे कि मुगलों का काल आया था, 1400 का दशक था, उस समय हम कहाँ मैं उस रहते पर थे। भी बात करूंगा, एक्चुअली बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा। हाँ, हम्म, ये कंटिन्यू करें। उस समय हम कहाँ थे, तो वो हमारे पास है, हम बताएंगे इस समय तुम यहाँ पर रह रहे तो थे या अभी यहीं पे अगर थे। मैं अशोकनगर की बात करूँ, जो यादव हमारे यहाँ है, वो मूलतः कहाँ से आए? मूलतः मथुरा से निकले। सब मतलब हाँ, मथुरा से पहले इनका जो पूर्व में, मथुरा से पहले पूर्व में बताते हैं, तो ये प्रयाग पे, इनकी शुरुआत प्रयाग से हुई थी। फिर कृष्ण के समय में ये मतलब। हाँ हाँ, राजा ययाति के समय से 5 पुत्रों का जो विस्तार होता है, उसमें यदुराई होते हैं। यदुराई को मुख्यतः प्रयाग का राज मिला था, फिर प्रयाग से निकल करके मथुरा, और मथुरा से फिर इनका विस्तार। ये जो मतलब गोत्र जो 64 है वो सब मथुरा से माइग्रेट होते हैं हाँ हाँ हाँ, पूरे देश भर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, एक वो जो बड़ी बात मैं ये कर रहा था कि आपके पास पूरा अगर लिखित रिकॉर्ड है, जी। और उसमें ये भी लिख रहे हैं आप कि कब कौन पैदा हुआ, इसमें मृत्यु का भी कोई वर्णन रहता है कि पैदा होने का? मृत्यु का तो ऐसा है कि अगर कोई लिखवाना चाहे कि साहब हमने ये काज वैसे किया, सामान बाकी, का नहीं बताया। हाँ बाकी मगर ये। मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा था कि जब मुगल इस देश में आए, जी। है ना, 1200 से लेके जो है 1700, 1800, 700, 800 साल, तो उस समय क्या आपकी पोथियों में ये मेंशन है कि किसी के परिवार के लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया हो, या वो से याद किया था तो मुसलमान बन गए, उसका उल्लेख इसमें है क्या? नहीं, ऐसा फिलहाल विस्तार, कोई ऐसा विस्तार नहीं मिलता ये है। उल्लेख इसमें नहीं नहीं मिलता मिलता है, जगह जगह परिवर्तन का मिलता है। जगह हाँ, परिवर्तन, जैसे युद्ध की बातें मिलती है, जगह परिवर्तन मिल अच्छा, ऐसा जाता है। पुराने समय में इसमें बहुत सारे राजे रजवाड़े भी रहे होंगे, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने जो युद्ध किया
हैं उनकी जानकारी होती है। हाँ उनकी जानकारी। तो कैसी है जैसे इसमें लोग ने मुसलमानों से या मुगलों से इस्लाम में आक्रमण कर लड़ाई लड़ी हाँ हाँ है, जैसे अभी पिपरई है, पिपरई करेले गोत्र की है। अब वहां पर अगर पिपरी का अपन ब्यौरा देखते हैं तो पिपरई के अंदर जो पहले मुसलमानों की और की चौधराट बताते हैं कि पहले वहाँ मुसलमानों की चौधराट थी, पर फिर मुसलमानों की चौधराट के ऊपर ही करेले गोत्र के यादव जो थे उन्होंने वहां पर उन पर आक्रमण किया और वो चौधराट छुड़ाई। और मतलब चौधराट चौधरी की पदवी जो थी, वो आसपास की जो जागीरी थी वो उन्होंने उसको छुड़ाई और अपना राज्य वहां पर स्थापित किया। वो 8 भैया थे, फिर 8 भैयाओं ने ही उनका जो आसपास क्षेत्र दाबा उन्होंने, उसमें राती खेड़ा है, खेरा बान है, ये जो गांव बसे हुए हैं ये सब पिपरी से निकले हुए हैं। तो उसमें खुद वहाँ बताते हैं कि वहां पर पहले मुसलमान थे, फिर मुसलमानों से उन्होंने युद्ध किया। और जैसे पूर्व में भी ये रहे हैं, जहाँ नान कच्छावा से निकल करके आए हैं, तो वहां भी युद्ध का ही ब्यौरा चलता है। नहीं ये ये समझना चाह रहा था कि जब इतना सारा मारकाट हुआ हुए और जो लोग लड़ाते थे उसके साथ तो बहुत ज्यादा दबाई जाती जी तो पोथियों में ऐसी चीज क्यों नहीं लिखी गई कि उन्होंने धर्म छोड़ दिया या दूसरे धर्म में चले गए, इसका उल्लेख किस वजह से नहीं किया हुआ? नहीं, ऐसा अगर ऐसा हुआ होता तो शायद इसमें होता, पर संभावना ये है आज तो नहीं नहीं। माइग्रेट करते चले गए हाँ होंगे। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने क्या है कि ये जो इस इनका जो पोथियों का ब्यौरा देखते हैं तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, वो गांव ज्यादा को छोड़ देना और दूसरा गांव बसा लेना। पर उसके कारण नहीं लिखे कि क्यों गए। हाँ, जंगलों से जंगलों में चले जाना। और उसका जो अगर अपन जो संसमत मिलाते हैं तो वही समसमत मिलती है जिस समय यहाँ पर आक्रमणकर्ता बाहर से आए हाँ, थे। वो मतलब घटना स्पेशल नहीं है पर परिस्थितियां लिखती हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, उस समय जो आक्रमणकर्ता जो बाहर से आ गए थे यहाँ, जो अदर कंट्री से आए थे यहाँ पर, और उन्होंने आकर के यहाँ की जो आम जनता के ऊपर अत्याचार किए, उन्हीं संसमतों में गांवों के ज्यादातर चेंज मिले। एक जगह से दूसरी जगह जाना सबसे ज्यादा मतलब उस समय उसी समय है, उसी समय है। आज अगर हम देखेंगे तो आज की जितना गांवों का बदलाव 1300 से लेकर के और 1700 1750 के बीच में मिलता है, उतना 1800 के बाद का नहीं है। ये क्लियर है कि ये जो युद्ध का मतलब उस समय का जो है क्रांति जो हाँ हाँ, पहले जो लोगों को मारकाट चली थी उसी समय का जो उसी समय का है। अब उस समय पे एक जगह से दूसरी जगह जब ये लोग आकर के बसे तो इनके पीछे सब बड़ा रीजन यही था कि उन्होंने इन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की। अच्छा एक चीज और बताइए आपका ये जो काम है आप बता रहे हैं पीढ़ियों से हो रहा है तो आप अगर अपने आप को देखते हैं आपके बुजुर्गों ने बताया तो ये काम आपने क्या कृषि के समय से ही शुरू किया था क्या उससे पहले से ही ये काम अलग से चल रहा अब यूं देख लीजिए कि अब ये कार्य तो क्या है कि अपने सृष्टि की रचना के साथ ही चला था। जो वंशावल का जो वंश का जो कुल है, ये तो कुल ग्रंथ तो सृष्टि की रचना के साथ ही चला था। क्योंकि अपन पूर्व में जब देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति में तो अपन को मागध ऋषि, बड़वासन ऋषि, इनों का जो नाम मिलता है, ये लोग वंश लेखन का कार्य ही करते थे। जिस है उन्हीं ऋषियों की संतान है। हाँ 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 हाँ, शायद उन्हीं ऋषियों से निकला हुआ ये ग्रंथ है और उन्हीं के बनाए हुए हैं। क्योंकि पूर्व में इस चीज की जानकारी थी। जैसे ब्रह्मा को हम मानते हैं कि ब्रह्मा ने 4 वर्ण बनाए थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। तो उनको फिर 4 दिशाओं में चलने की जो हाँ जो आज्ञा दी और जो 4 दिशाओं में उनको अलग अलग रखने का कार्य हुआ, वो इन्हीं का माध्यम था। अच्छा एक चीज और बताइए बड़ी अच्छी बात ये है जी एक बड़ा भ्रम यादवों को लेकर रहता है लोग ये लोकोक्तियों में या एक कृषि के रूप में ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के समय तो पूरा जो है उनका वंश खत्म ही हो गया था तो अभी जो यादव है वो कौन से यादव बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ये इससे हाँ पता हाँ चलता मगर अगर आपकी पोथियों के हिसाब से देखें तो आप तो कह रहे हैं कि 64 गोत्र उन्हीं के समय से है जी तो जी। ये क्लियर माना जाए कि गोत्र और वंश वही है जो कृष्ण भगवान ने छोड़ा है। अब देखिए कि ये सवाल कई जगह पूछा जाता है, क्योंकि फिर आम नई न्यू जनरेशन में ये आम सवाल हो गया है एक। पर इसमें एक विस्तार मिलता है, आप अपन हम उस पर गौर करें कि भाटी, यदु और जदु, 3 वंशों की उत्पत्तियां बनती है। तो भाटी वंश आज राजपूत वंश कहलाता है जो यहाँ पर मौजूद है, और जादव वंश भी है, और यदुवंश। अब ऐसे बताते हैं कि यदुवंश की समाप्ति कृष्ण के समय में गोंदले की तलवारों से कट के हो गई थी, ऐसा कहते हैं। 56 कोट यादव की उत्पत्ति वहीं पे समाप्त हुई थी। फैमिली की तो नहीं बताई गई है। वो उस समय थे उन्हीं की बता रहे हैं उस जगह थे। उनके उनके जो पीछे उनकी फैमिली थी,
जो उनकी उनकी जो परिवार था, संतानें थी, बच्चे थे। उनके संतानें थे, बच्चे थे, या जो गर्भ से थी वो, तो अब 56 कोट यादवों में से अगर 56 64 गोत्र ही निकलती है, तो शायद वो 64 वही हैं जो गर्भ से में थे या छोटे थे। हाँ, वो और जो पूरे संघार से बचे थे वो उनके बस 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 इसीलिए, नहीं तो 56 ही तो नहीं थे। कृष्ण जी के समय में 56 यादव ही तो नहीं थे, केवल 65 ही तोड़े थे वो, जो उस वहां से निकले हैं। पर उनका जो पीछे वंश रहा है, उस वंश की उत्पत्ति के साथ ये धरती वापस। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप लगभग 15 का तो लिखित जो है रिकॉर्ड बता रहे जी। हैं, मगर अगर एग्जैक्ट आप सुनते रहे अपनी पीढ़ियों से जानते रहे, हम्म। तो कृष्ण तक पहुंचते पहुंचते लगभग कितने साल देखते हैं आप? कृष्ण भगवान तक अगर हम देखते हैं तो समथिंग 5555 साल, 57 साल, एग्जैक्टली। महाभारत को, महाभारत को। तो ये कड़ी से कड़ी अगर आप मिलाते जाएंगे तो 15 वर्ष तक की लिखित में, हाँ हाँ और उसके बाद सीधे प्रगम तक पहुंचने की जो है वंशावली आपके पास रही होगी, उस समय रही होगी अपने तो, हाँ 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 हाँ। है ना? अच्छा, एक चीज और बता दी, इस समय का जो आज का दौर है, आधुनिकता का दौर है, आज से 50 100 वर्ष पहले भी चलता जी। था, अब जगहों के लिए भी ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लगता होगा। हम्म। तो कोई परेशानी इसमें है, क्योंकि पहले तो बड़े भाव के साथ में लोग बड़े सम्मान के साथ में ये सब चीजों को स्वीकार भी करते थे और रखते भी थे, तो अभी कुछ अंतर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी, आज भी वो मान लीजिए कि यदुवंश में अच्छी अच्छी पोस्टों पे, अच्छी अच्छी पदवियों पे लोग। लोग हैं। जैसे अपने अशोकनगर जिले में देखें तो अपने अमरोद से पहले भी पूर्व में भी देशराज सिंह जी राव साहब विधायक रहे हैं, और अभी भी मंत्री हैं, विजेंद्र सिंह जी भी हैं। अपने रातीखेड़ा से देखें तो पप्पू भान जी भी नेता पक्ष से हैं। पर ये ऐसा, इनका भाव ऐसा नहीं है कि ये पुरानी चीज हो गई या उनकी आज जो अरे उनकी, ये सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब सपोर्ट में है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने 9 गोत्र कर लिए, बाकी और जैसे और गाँव आपने बताए, तो उसको आपके परिवार के लोग आए, हाँ हाँ, वो जिस और जो गोत्र है ना, वो हमारे परिवार में बटी हुई है। हम, मतलब 64 गोत्र जो है आपके पूरे परिवार में बढ़ गए, हाँ हाँ हाँ, तो वो, आपके मतलब आपकी पीढ़ी में आप आपके परिवार में 9 गोत्र हैं। हाँ हाँ, मेरे हिस्से में जो है वो केवल 9 ही गोत्र है। तो आप कब से कर रहे हैं? मैं ये कार्य करीबन 20 साल से कर रहा हूँ। सन उसके पहले हाँ आपके। हाँ, 2004 2005 से मैंने इस कार्य की अच्छा, शुरुआत की इसमें थी। हमने सुनी है, मैंने पहले दो जगह देखी, हमारे जो जगह है, आपकी जो भाषा है उसमें और जो देवनागरी लिपि है जिसे लिखा है, उसमें भी अंतर है, हाँ हाँ हाँ, अंतर तो है, अंतर वो मूलतः कौन सी भाषा है? है। ये जो हम लिखते हैं इसमें पोथियों में, ये इसको 4 भाषाएं बनाई है प्रभु ने। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, 52 कोट पृथ्वी थी, उसमें 4 खान, 4 वाण, 4 वाणी, 4 वाणी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 7 वार, 27 नक्षत्र, 15 तिथि, 9 व्याकरण, और 4 युग, 4 वर्ण, वैसे 4 भाषाएं बनाई हुई है। उसमें से कुछ लोग इसको देवलिपि कहते हैं, और ऐसे आम में इसको पोथियों की भाषा कही जाती ये और कहीं उपयोग नहीं है। ये भाषा शायद यूं है कि इसको एक अलग अ, अलग भाषा इसलिए बनाया गया है कि इसको दूसरी जगह यूज इसलिए नहीं लिया गया है कि हर आदमी इसका उपयोग नहीं। वाचन नहीं कर सके और लेखन नहीं कर सके, और यदु यदु रहे और अदर कास्ट रहे। अच्छा, जगह भी कैसे है, राजस्थान से बहुत सारी समाजों की जगह है, जी तो सबकी भाषा यही है कि उनमें भी अलग अलग जगहों की भाषा तो लगभग एक होती जी, मैं इस विषय में कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने केवल मेरी और मेरे परिवार का कुल पुराण है, तो देखा ये है। जैसे आपको समझ में आती है तो आपको फिर अपने बच्चों को और दूसरी पीढ़ी को भी हाँ हाँ, ये समझाना पड़ता समझाना पड़ता है, इसमें शब्दों का अंतर होता है। तब मैं आपको बता रहा था कि राउत साहब एक ऐसा कार्य है कि इसको क्या है कि सीखना पड़ता है। साथ में पूर्वजों जो पूर्व में काम कर चुके लोग हैं, उनके साथ रहना पड़ता है, वो उनकी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। कैसे पूजा पाठ होती है, कैसे आशीर्वाद दिया जाता है, और कैसे इसका वाचन किया जाता है, किस प्रकार से इसका लेखन किया जाता है, इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो आम, जो अपनी हिंदी शब्दों से थोड़े डिफिकल्ट हैं, जो अलग हैं, उन शब्दों का को पहले से जाना जाता है। ये कार्य है। है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, ऐतिहासिक साक्ष्य ये दरअसल पोथी को और जगहों को हम इस वजह से जो है इतना सम्मान और महत्व देते हैं, क्योंकि ये पूरी हमारी जो पंथ है, परंपराएं हैं, पीढ़ियां हैं, उसमें बहुत सारी
सारी रिचुअल्स से जुड़े ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो आज के दौर में या तो कमजोर हो गई या नहीं दिखती, मगर मूर्तियों के माध्यम से वो सामने आ जाती है। तो एक बहुत बड़ा काम आप पीढ़ियों से